बारिश की हल्की फुहारों के बीच उनकी छोटी बेटी खुशी से अपनी माँ के पास दौड़कर आई और प्यार से बोली, माँ, पिताजी, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। माँ, आप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। बेटी की प्यारी बात सुनकर माँ मुस्कुरा उठी और बोली, सिर्फ हमारी शाओ शाओ ही इतनी मीठी बातें करती है। उसकी हर बात मुझे खुश कर देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज तक मेरी एक बार भी तारीफ नहीं करते। यह सुनकर शाओ यान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऐसी बात नहीं है। मैं बस अपनी भावनाएं शब्दों में ज्यादा व्यक्त नहीं कर पाता। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, शाओ शाओ, तुम फायर स्पिरिट को लेकर आंगन की गलियारे में खेलो। बारिश हो रही है, भीगना मत। मुझे तुम्हारी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। बेटी ने मासूमियत से सिर हिलाया और बोली, ठीक है पिताजी, मैं अच्छे से खेलूंगी और आप दोनों को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। बेटी के जाते ही उसकी पत्नी मुस्कुराकर बोली, अच्छा, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए बच्चों को भी दूर भेजना पड़ा? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ। शाओ यान हंसते हुए बोला, मैंने कुछ गलत कब कहा? सच में तुमसे अकेले में कुछ निजी बातें करना चाहता था, लेकिन लगता है तुमने पहले ही मेरे सारे इरादे पढ़ लिए। इतना कहते ही उसने अपनी पत्नी को प्यार से अपनी बाहों में उठा लिया। वह शर्माते हुए बोली, अरे, अचानक मुझे इस तरह क्यों उठा लिया? फिर उसने थोड़ी शरारत से पूछा, जब मैं इतने दिनों तक एकांत साधना में थी तब क्या तुमने बाहर किसी और के करीब जाने की कोशिश तो नहीं की? शाओ यान ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैंने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा। लेकिन पत्नी ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, सच में? क्या लिटिल फेरी डॉक्टर और छिंगलिन इन दिनों तुमसे मिलने नहीं आती थीं? शाओ यान ने शांत होकर समझाया, वे लोग सिर्फ कभी कभी अपनी साधना से जुड़ी बात पूछने आती थीं। इसके अलावा और कुछ नहीं था। इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, शाओ शाओ तो फायर स्पिरिट के पीछे पीछे गलियारे के अंदर तक चली गई है। बारिश की वजह से रास्ता फिसलन भरा है, इसलिए वह इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी। अभी कोई हमें परेशान नहीं करेगा। यह हमारे अकेले रहने का सबसे अच्छा मौका है। यह सुनकर उसकी पत्नी तुरंत शर्म से लाल हो गई और बोली, ऐसी शरारत मत करो। हो सकता है शाओ शाओ अभी वापस आ जाए। अगर उसने हमें इस हालत में देख लिया तो कितनी शर्म आएगी। ऊपर से बारिश की वजह से कमरे में अंधेरा भी है। ज्यादा शरारत मत करो। शाओ यान मुस्कुराकर बोला, मैं तो बस इतने दिनों तक एकांत साधना करने के बाद तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। कुछ देर बाद पत्नी अचानक घबरा गई और बोली, अरे, गड़बड़ हो गई। मैं ज्यादा देर तक सोती रह गई और नाश्ता बनाना ही भूल गई। शाओ यान ने उसे शांत करते हुए कहा, घबराओ मत। सुबह सुबह शाओ शाओ पहले ही अपनी शिक्षिका के पास चली गई थी। पत्नी ने हैरानी से कहा, मैं तो इतनी गहरी नींद में थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। शाओ यान ने प्यार से जवाब दिया, तुमने इतने लंबे समय तक कठिन साधना की है। अब जाकर तुम्हें पूरी तरह आराम करने का मौका मिला है, इसलिए थोड़ा ज्यादा सो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। पत्नी मुस्कुराकर बोली, अब तो मुझे वह एहसास भी नहीं होता जब कभी मेरी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन सच कहूँ तो उस एहसास का खत्म हो जाना भी बुरा नहीं है। शाओ यान तुरंत मुस्कुराकर बोला, कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो लगता है कि इन कुछ रातों में तुम्हारी ताकत अभी भी कम नहीं हुई है। उसकी बात सुनते ही पत्नी शर्म से उसे हल्का सा धक्का देते हुए बोली, तुम जानबूझकर ऐसी बातें करते हो ना। अब और ऐसे डबल मीनिंग वाले मजाक मत करना। शाओ यान हंस पड़ा और बोला, ठीक है ठीक है, अब मैं चुप हो जाता हूँ। फिर उसने चारों ओर नजर डालते हुए कहा, वैसे अब हवेली पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरी हो गई है। मैं रोज लोगों से इसकी सफाई करवाता रहा, क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारे लौटने का इंतजार था। शाओ यान मुस्कुराते हुए अपनी रानी से कहता है, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि सांप जाति के दैत्य प्राणियों का शरीर जल्दी अकड़ जाता है, इसलिए उन्हें समय समय पर गर्म पानी के झरने में स्नान करना चाहिए। वह प्यार से आगे कहता है, भले ही तुमने अब इंसानी रूप धारण कर लिया है, लेकिन तुम्हारा मूल शरीर अब भी सांप जाति का है। इसलिए आगे से अपना ध्यान रखना और अक्सर गर्म झरने में स्नान करने आया करो। इतना कहने के बाद उसकी नजर रानी पर जाती है और वह पूछता है, वैसे आज तुमने अपने सिर का आभूषण और बाकी गहने क्यों नहीं पहने? रानी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, अगर तुम्हें मेरा इस तरह सजना अच्छा लगता है तो आज के बाद मैं अक्सर वही आभूषण पहन लिया करूंगी।
यह सुनकर शाओ यान मुस्कुरा देता है और कहता है, मेरी रानी तो बिना किसी गहने के ही बेमिसाल खूबसूरत लगती है। तुम्हें किसी अतिरिक्त सजावट की जरूरत ही नहीं। सादगी में ही तुम्हारी असली सुंदरता और भी ज्यादा निखर कर सामने आती है। शाओ यान की बातें सुनकर रानी थोड़ा हैरान होकर पूछती है, आज अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे साथ इतने प्यार से क्यों पेश आ रहे हो? शाओ यान तुरंत मुस्कुराकर जवाब देता है, पगली, अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो फिर किसका रखूंगा? इसके बाद बात हाल ही की उस खतरनाक लड़ाई पर पहुंच जाती है। शाओ यान बताता है कि वह और शूनर ने मिलकर आखिरकार दिव्य अग्नि को सफलतापूर्वक अपने वश में कर लिया। वह गंभीर होकर कहता है, इस बार दैत्य अग्नि को काबू में करना बेहद खतरनाक था। अगर शूनर ने मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं सही सलामत वापस नहीं लौट पाता। रानी उसकी बात सुनकर हल्की जलन छिपाते हुए कहती है, यह तो सच में हैरानी की बात है कि तुम दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर मौत का सामना किया। तुम दोनों की आपसी समझ भी कमाल की थी। शाओ यान उसकी भावनाओं को समझ जाता है। वह प्यार से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में यह बात चुभ रही है, इसलिए आज रात ही हम शूनर से मिलेंगे और सारी गलतफहमियां हमेशा के लिए दूर कर देंगे। रानी शांत स्वर में जवाब देती है, मैं बिना वजह नाराज होने वालों में से नहीं हूँ। फिर वह कहती है, शाओ यान, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। मैं और शूनर कुछ देर अकेले में बात करना चाहते हैं। लेकिन शाओ यान को उनकी चिंता होने लगती है। वह कहता है, रात काफी हो चुकी है, मौसम भी ठंडा है और बारिश हो रही है। ऐसे में तुम दोनों को यहाँ अकेला छोड़कर जाने पर मुझे चिंता होगी। रानी उसे भरोसा दिलाते हुए कहती है, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मुझे अपनी मर्यादा पता है। मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगी, बस उससे आराम से बात करना चाहती हूँ। शाओ यान उसकी आंखों में देखता है। उसे यकीन हो जाता है कि वह सच कह रही है और फिर वह चुपचाप वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है। शाओ यान के वहां से चले जाने के बाद रानी ने शूनर को अकेले में बुलाया। वह शांत स्वर में बोली, आज मैंने तुम्हें अकेले में किसी झगड़े या जलन की वजह से नहीं बुलाया है। मेरे दिल में कई वर्षों से एक बात अटकी हुई थी और आज मैं उसे साफ करना चाहती हूँ। वह आगे कहती है, जब हम सब जवान थे तब किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि मैं सबसे पहले शाओ यान के साथ रहने लगी। अनजाने में मैंने वह साथ और वह समय पा लिया जो शायद तुम्हारा होना चाहिए था। लेकिन अब इतने साल बीत चुके हैं, पुरानी बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं रह गया है। रानी ने मुस्कुराते हुए शूनर की ओर देखा और बोली, इस बार दैत्य अग्नि को वश में करना बेहद खतरनाक था। तुम पूरे समय उसके साथ खड़ी रहीं। तुम्हारे त्याग, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे बलिदान को मैंने अपनी आंखों से देखा है। शूनर ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इतने वर्षों में आपने शाओ यान के लिए जितना त्याग और बलिदान किया है वह मुझसे कहीं ज्यादा है। मैं हमेशा से यह बात जानती हूँ। फिर शूनर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन दीदी, आप इतने लंबे समय तक एकांत साधना में थीं, इसलिए शायद आपको यह नहीं पता कि शाओ यान अब एक ऐसी दिव्य युद्धकला सीख चुका है जो बेहद दुर्लभ है। रानी हैरान होकर पूछती है, दिव्य युद्धकला? आखिर ऐसी कौन सी कला? शूनर समझाते हुए बोली, उसने आत्मिक विभाजन की कला में महारत हासिल कर ली है। उसका मूल शरीर और उसकी आत्मा से बना दूसरा शरीर दोनों पूरी तरह स्वतंत्र हैं। दोनों की अपनी अपनी चेतना, अपनी सोच और अपनी इच्छा है। वह कोई साधारण प्रतिरूप नहीं, बल्कि एक अलग और पूर्ण शाओ यान के समान है। यह सुनते ही रानी चौंक गई। उसने अविश्वास से कहा, क्या? आत्मा का स्वतंत्र अवतार? मैंने आज तक ऐसी किसी शक्ति के बारे में नहीं सुना। शूनर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यही उसकी सबसे दुर्लभ और स्वर्ग को भी चुनौती देने वाली युद्धकला है। उसका आत्मिक विभाजन अब एक साधारण प्रतिलिपि नहीं रहा, वह एक स्वतंत्र अस्तित्व बन चुका है, बिल्कुल दूसरे शाओ यान की तरह। इसके बाद उसने मुस्कुराकर कहा, आप इतने वर्षों तक साधना में थीं, इसलिए बाहर की दुनिया में जो कुछ हुआ उससे अनजान रहीं। लेकिन शाओ यान ने बहुत पहले ही हर स्थिति के लिए अपने सारे इंतजाम कर लिए थे। कुछ देर बाद शाओ यान वापस लौटा और मुस्कुराकर पूछने लगा, तो तुम दोनों की बात हो गई?
क्या तुम्हारे दिल की सारी गलतफहमियां दूर हो गईं? रानी ने उसकी ओर देखा और बोली, पहले मेरे साथ घर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। घर पहुंचते ही उसने गंभीर होकर कहा, अब सच सच बताओ, तुमने आज तक मुझसे यह बात क्यों छिपाई कि तुमने आत्मिक विभाजन जैसी स्वर्ग को चुनौती देने वाली युद्धकला सीख ली है? शाओ यान ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला, मैंने यह बात तुमसे इसलिए छिपाई थी क्योंकि मुझे डर था कि यह सब जानने के बाद तुम बेवजह चिंता करने लगोगी। मुझे डर था कि तुम गलत समझ बैठोगी और तुम्हारे मन में अनचाहे विचार आ जाएंगे। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचे। शूनर कुछ पल चुप रहने के बाद शाओ यान की ओर देखती है और धीरे से पूछती है, शाओ यान, क्या तुम्हारा और तुम्हारे मूल शरीर का अब भी कोई संबंध या एहसास बाकी है? शाओ यान मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, अब हमारे बीच किसी भी तरह का संबंध या मानसिक जुड़ाव नहीं बचा है। मैं अब कोई साधारण आत्मिक विभाजन नहीं हूँ। मेरी अपनी सोच है, अपनी भावनाएं हैं और अपनी अलग जिंदगी है। मैं एक पूर्ण और स्वतंत्र इंसान हूँ। यह सुनते ही शूनर के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वह भावुक होकर कहती है, यह जानकर बहुत अच्छा लगा। अब से तुम सिर्फ मेरे हो। शाओ यान, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाओ। शाओ यान मुस्कुराकर उसकी बात मान लेता है। तभी शूनर अचानक शरारती अंदाज में कहती है, शाओ यान, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे उल्टी आने वाली है। शाओ यान घबराकर तुरंत बोल पड़ता है, अरे लेकिन प्लीज मेरे मुंह में मत कर देना। यह सुनकर दोनों हंस पड़ते हैं। माहौल एकदम हल्का और खुशनुमा हो जाता है। फिर शाओ यान गंभीर होकर कहता है, ठीक है, अब मजाक बहुत हुआ, लेकिन तुम्हारे मुंह से यह सब सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। सच कहूं तो मैंने उसे बहुत इंतजार कराया है। अब मैं उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता। शूनर तुरंत अगला सवाल पूछती है, तो फिर छिंदलिन का क्या? और तुम्हारा बचपन वाला पहला प्यार, क्या उनके लिए भी तुमने कुछ सोचा है? वह मुस्कुराते हुए शाओ यान को छेड़ती है, बताओ ना शाओ यान, अब चुप क्यों हो गए? शाओ यान हल्की हंसी के साथ सच बता देता है, हाँ, उन सब के लिए भी मैंने एक अलग आत्मिक विभाजन छोड़ रखा है। यह सुनकर शूनर को सारी बात समझ में आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, ओह, तो बात ऐसी है, यानी तुमने यह दिव्य युद्धकला खास तौर पर इसलिए बनाई थी ताकि तुम्हारे जीवन में मौजूद हर इंसान को उसका अपना सुख मिल सके। तुम चाहते थे कि किसी को भी अकेला न रहना पड़े और हर किसी का अपना एक घर हो। क्या मैं सही समझी? शाओ यान मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम्हें जलन नहीं होती, लेकिन अब तुम्हारी बातों में तो पूरी की पूरी जलन दिखाई दे रही है। फिर वह प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, चाहे आत्मिक विभाजन कितने भी हों, मेरा असली दिल, मेरा सबसे गहरा प्यार और मेरा सबसे बड़ा लगाव हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए रहेगा। शूनर मुस्कुराते हुए तुरंत बोली, हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। शाओ यान ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, पगली, मैं वादा करता हूँ कि आगे से तुम्हें किसी भी तरह की चिंता या अफवाहों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जाओ, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। काई लिंग हल्की नाराजगी दिखाते हुए मुस्कुराई और बोली, मैं भला किस बात की जलन करूं? तुम्हारे पास चाहे जितने भी आत्मिक विभाजन हो या जितनी भी शक्तियां हो, तुम्हारा असली शरीर, तुम्हारा असली अस्तित्व शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ मेरा है। शाओ यान ने बिना एक पल की देरी किए उसकी ओर देखकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मेरा पूरा अस्तित्व, मेरा दिल और मेरी हर चीज हमेशा सिर्फ काई लिंग की ही रहेगी। यह सुनकर काई लिंग के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। फिर उसने गंभीर होकर कहा, आगे से मुझसे कोई भी बात मत छिपाना, चाहे बात अच्छी हो या बुरी, मैं हर चीज तुम्हारे साथ मिलकर जानना चाहती हूँ और हर मुश्किल का सामना भी तुम्हारे साथ मिलकर करना चाहती हूँ। शाओ यान ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारी यह बात हमेशा याद रखूंगा। आज के बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ईमानदारी से रहेंगे और सुकून भरी जिंदगी बिताएंगे।
कुछ पल चुप रहने के बाद श्याओ यान मुस्कुराया और धीरे से बोला, काइलिंग, मैं एक और बच्चा चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर काइलिंग हल्की शर्म के साथ मुस्कुराई, लेकिन श्याओ यान ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे जैसे हमारी साधना और शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे संतान प्राप्त करना और भी कठिन होता जाता है। अभी हमारे लिए सही समय है, इसलिए क्यों न हम जल्दी करें। बल्कि अगर हो सके तो 10 या 8 बच्चे भी हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। यह सुनते ही काइलिंग हंस पड़ी और बोली, क्या 10 या 8 बच्चे? क्या तुम पूरा का पूरा एक नया महाशक्तिशाली संप्रदाय ही बसाना चाहते हो? श्याओ यान भी हंसते हुए बोला, सोचकर देखो, अगर हमारा परिवार इतना बड़ा और खुशहाल हो जाए तो बुरा भी नहीं लगेगा। इसी बीच अचानक श्याओ यान का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। वह तुरंत बोला, अरे माफ करना, अभी अभी मेरी शक्ति में बड़ा उन्नयन हुआ है। मैं अभी तक अपनी नई ताकत पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पाया हूँ, इसलिए गलती से जोर ज्यादा लग गया। काइलिंग शर्म से उसका चेहरा देखने लगी। उसकी नजरें देखकर श्याओ यान मुस्कुराया, जबकि वह हल्की झेंप के साथ बोली, ऐसे मत देखो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। कई सालों बाद दोनों सहेलियों की मुलाकात हुई। जैसे ही एक ने दूसरी को देखा, वह मुस्कुराकर बोली, अरे कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है। हम दोनों को मिले तो जैसे ज़माना बीत गया। लेकिन यह क्या, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। वह हैरानी से आगे कहती है, पहले तुम हमेशा खुले बालों में इधर उधर शरारतें करती फिरती थीं, लेकिन आज तुमने अपने बाल सलीके से बांध रखे हैं। तुम्हारा यह शांत, गंभीर और सुसंस्कृत रूप तो बिल्कुल पहले जैसा नहीं है। दूसरी लड़की हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। मैंने अपना घर बसा लिया है, अब मेरे अपने लोग हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए मुझे भी एक अच्छी गृहिणी की तरह घर परिवार का ध्यान रखना सीखना पड़ा। उसकी बात सुनकर पहली लड़की की आंखें और भी बड़ी हो गईं। वह हैरानी से बोली, सच में? तुम इतनी समझदार और घर संभालने वाली बन गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी शादी भी हो चुकी है और तुम्हारा अपना एक प्यारा सा बच्चा भी है? दूसरी लड़की हंस पड़ी और बोली, तुम तो बहुत हैरान हो रही हो, लेकिन अब मेरी बारी है तुमसे पूछने की। तुम इतने वर्षों से उसके साथ रह रही हो, हर पल उसके साथ रहती हो, फिर आज तक तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ? यह सवाल सुनते ही पहली लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, अरे बच्चों की बात मत करो, मेरी कहानी तो बहुत अजीब है। सच बताऊं तो बताते हुए भी शर्म आती है। वह आगे समझाती है, उसने मेरे लिए अपनी आत्मा का एक विशेष विभाजन छोड़ दिया था ताकि वह हमेशा मेरे साथ रह सके। लेकिन बहुत समय बाद वह आत्मिक विभाजन पूरी तरह समाप्त हो गया। उसका कोई निशान तक नहीं बचा। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ऐसे में बच्चा होने की बात ही कहाँ रह जाती है। फिर उसने माहौल हल्का करते हुए कहा, चलो अब दुख की बातें छोड़ो, तुम तो माँ बन चुकी हो, जल्दी मुझे अपने बच्चे से मिलवाओ। मैं आज तक तुम्हारे नन्हे बच्चे को नहीं देख पाई, मुझे उससे मिलने की बहुत उत्सुकता है। जब उसने बच्चे को देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह प्यार से बोली, अरे वाह, यह तो कितना प्यारा है। इसका चेहरा कितना नाजुक है, गोरा सा चेहरा और इतनी मासूम आंखें। इसे देखकर तो किसी का भी दिल पिघल जाए। मुझे भी इसे थोड़ा गोद में लेने दो ताकि मुझे भी इसका शुभ आशीर्वाद मिल जाए। तभी दूसरी लड़की ने तुरंत मजाक किया लेकिन गंभीर अंदाज में कहा, डॉक्टर साहिबा कैसी बातें कर रही हो? वह मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है, मेरे लिए उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर तुम्हें भी ऐसा सुख चाहिए तो खुद जाकर उससे मांग लेना, लेकिन मेरे पति पर नजर मत डालना। यह सुनकर पहली लड़की शर्माते हुए बोली, मैं चाहकर भी अब उससे दोबारा कुछ नहीं मांग सकती, पहले ही बहुत बार उससे मांग चुकी हूँ। अब फिर से कहना मुझे बहुत शर्मनाक लगता है। दूसरी लड़की ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, सच कहूँ मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पाती। आखिर यह उसका कौन सा आत्मिक विभाजन था? फिर उसने शरारत से कहा, अरे पगली, तुम्हारी शरारतों की भी हद है। उसने तुम्हारे लिए इतना कीमती आत्मिक विभाजन छोड़ा था जिसमें उसका सारा अपनापन और भावनाएं थीं।
और तुमने उसे भी खत्म कर डाला। यह सुनकर पहली लड़की तुरंत नाराज होकर बोली, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने खत्म कर दिया, यह बोलने का भी कोई तरीका है? कितना बुरा लग रहा है सुनकर। फिर उसने बनावटी गुस्से के साथ कहा, तुम सच में बदल गई हो। पहले कितनी नरम और प्यारी थी, लेकिन अब तो जानबूझकर मेरी सबसे दुखती रग पर हाथ रखती रहती हो। शाओ यान घास छाया काओ यिंग के पास पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, काओ यिंग, मैं आग पर नियंत्रण करना तो सीख रहा हूँ, लेकिन हर बार कहीं न कहीं थोड़ी कमी रह जाती है। क्या तुम मुझे अपने हाथों से सिखा सकती हो? काओ यिंग हल्की मुस्कान के साथ उसके पास आई और बोली, थोड़ा और पास आओ, लेकिन बिल्कुल भी हिलना मत। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आए, शाओ यान अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, काओ यिंग, सच कहूँ तो मैं हर बार यहाँ सिर्फ कीमियागिरी सीखने नहीं आता। मुझे तुम पसंद हो। जिस दिन मैंने पहली बार डैन टावर में तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा था, उसी दिन से मेरी नजरें सिर्फ तुम पर ही टिक गई थीं। उसकी यह बात सुनकर काओ यिंग एकदम शर्म से लाल हो गई। वह घबराकर बोली, तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सिर्फ यह कह देने से कि तुम मुझे पसंद करते हो मैं कैसे मान लूं? तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? शाओ यान बिना कुछ कहे धीरे से उसके करीब आया और उसके गाल पर हल्का सा चुंबन दे दिया। काओ यिंग पूरी तरह घबरा गई। उसने शर्माते हुए कहा, अरे तुम कितने बेवकूफ हो। आगे से बिना बताए ऐसी हरकत मत करना। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। शाओ यान मुस्कुराकर बोला, ठीक है, आगे से मैं और अच्छा व्यवहार करूंगा। लेकिन अभी तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? क्या तुम्हें भी कहीं न कहीं मैं पसंद हूँ? काओ यिंग तुरंत बात बदलते हुए बोली, यह देखो, यह सौंदर्य बढ़ाने वाली औषधि है। मैंने पूरी रात जागकर इसे तैयार किया है। इसे रख लो, इससे तुम और भी सुंदर लगोगी। शाओ यान ने वह औषधि उसे देते हुए कहा, मैं हर दिन तुमसे मिलने आऊंगा, जब तक तुम मेरी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर लेती। काओ यिंग झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, शाओ यान, तुम रोज रोज मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? आखिर क्यों सिर्फ मैं ही? शाओ यान ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और हाँ, मैं कल फिर आऊंगा। काओ यिंग ने उसे छेड़ते हुए कहा, अगर सच में इतना प्यार करते हो तो इसे साबित करके दिखाओ। अगर तुम मेरी जड़ी बूटियों का कड़वा औषधीय पानी पी लोगे तो मैं तुम्हारा प्रस्ताव मान लूंगी। फिर वह हंस पड़ी और बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, भला कोई सच में ऐसा करेगा? लेकिन शाओ यान ने गंभीर होकर पूछा, यिंगर, क्या तुम सच कह रही हो? काओ यिंग ने फिर मुस्कुराकर कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या सच में तुम्हारी इतनी हिम्मत है? शाओ यान ने मन ही मन सोचा, अगर यह उसकी कही हुई बात है तो मैं इसे मजाक नहीं मानूंगा, तभी तो उसे मेरे प्यार पर यकीन होगा। इतना सोचकर उसने बिना झिझक वह कड़वा औषधीय पानी पी लिया। काओ यिंग यह देखकर घबरा गई और बोली, शाओ यान, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। शाओ यान मुस्कुराकर बोला, मैंने कहा था ना, तुम्हारी हर बात मेरे लिए सच है। अब तो तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास हो गया होगा। जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूँ, मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए है। काओ यिंग की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, ठीक है, अब मुझे तुम पर विश्वास हो गया। मैं मान गई। आज से हम दोनों साथ रहेंगे। यह सुनते ही शाओ यान खुशी से उसके करीब आया और उसे चूमने की कोशिश करने लगा। काओ यिंग शर्माते हुए तुरंत उसे हल्की सी लात मारकर पीछे हटा देती है और कहती है, अभी तुम फिर मुझे चूमने वाले थे ना? शाओ यान अपने सीने को पकड़कर हंसते हुए बोला, यिंगर, मैं तो बस बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन तुम्हारी यह लात तो सच में बहुत जोरदार थी। काओ यिंग शर्माते हुए पीछे हट गई और बोली, मेरे पास मत आना। किसने तुम्हें मुझे चूमने की इजाजत दी? शाओ यान उसके पीछे पीछे चलता हुआ बोला, अभी तो तुमने मुझे रोका भी नहीं था। अरे इतनी तेज मत चलो, मेरा सीना अभी भी दर्द कर रहा है। तुम्हारी वह लात मुझे सच में बहुत जोर से लगी थी। काओ यिंग ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मेरा पीछा ही क्यों कर रहे हो? मुझसे दूर रहो, शरारती इंसान।
शाओ यान हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं पहले जाकर नहा लेता हूँ, फिर बिल्कुल साफ सुथरा होकर वापस आऊंगा और तुमसे माफी मांगूंगा। काओ यिंग ने बनावटी गुस्से में कहा, माफी किस बात की? मुझे तुम्हारी कोई माफी नहीं चाहिए। शाओ यान गंभीर होकर बोला, यिंगर, मुझे सच में माफ कर दो। मैं खुशी में बहक गया था। मुझे बिना पूछे तुम्हें चूमने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। काओ यिंग मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। कौन कहता है कि तुम्हें जरा भी शर्म आती है? शाओ यान ने मुस्कुराकर धीरे से पूछा, तो अब मैं पूछकर कह रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? यह सुनकर काओ यिंग पूरी तरह शर्मा गई। उसने धीरे से कहा, तुम सच में बड़े बेवकूफ हो, लेकिन ज्यादा शरारत मत करना, समझे?